हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं राहुल कुमार लक्ष्य आरएस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए क्योंकि आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो टॉपिक चाहे राजस्थान लेवल की कोई एग्ज़ाम हो, चाहे इंडिया लेवल की कोई एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम हो, यदि उसमें जीएस शामिल है, जनरल स्टडी यदि उसमें शामिल है, तो उसमें संविधान ज़रूर कोई न कहीं, किसी न किसी पार्ट में उसमें मौजूद रहता है। और संविधान जहाँ मौजूद है, वो प्रस्तावना के बिना संविधान हमारा अधूरा है। एनसीईआरटी की कोई भी क्लास की बुक होती है, उसके स्टार्टिंग में ही प्रस्तावना दी हुई होती है, लेकिन मुँह ज़बानी याद करना, वो रट्टा मारना अलग चीज़ है, लेकिन हमें आज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी समझेंगे एकदम कीवर्ड से समझेंगे। 9 से 10 वर्ड्स, सिर्फ टोटल 9 से 10 वर्ड्स होंगे। उन 10 वर्ड्स को भी कोई वो 30 मार्क का वर्ड नहीं है। वो वर्ड्स ऐसे हैं जो हम अक्सर हमारी दिनचर्या में भी यूज़ करते हैं, और 6th क्लास 5th क्लास से हम किताब के लगभग हर कोई भी राजनीति का कोई चैप्टर होगा या लोकतंत्र का कोई चैप्टर होगा, उसमें वो मौजूद होते हैं। तो सिर्फ उन्हीं 8 से 10 कीवर्ड्स के बेस पर हम पूरी प्रस्तावना को किस तरह याद करेंगे कम से कम समय में, तो वो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम उसका इतिहास देखते हैं कि जो हमारे आज प्रस्तावना प्रेम्बल बोलते हैं, जिसको उद्देशिका बोलते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी संविधान सभा की जो स्टार्टिंग बैठकें थी, उसी में दूसरी तीसरी बैठक 13 दिसंबर जो 1946 को हुई थी, उसमें नेहरू जी ने यह प्रस्ताव रखा था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। 22 जनवरी 1947 के दिन ही इसको सर्वसम्मति से, यानी सर्वसहमति, सभी सदस्यों की सहमति से इसको स्वीकार कर लिया गया। इसमें क्या थे उद्देश्य प्रस्ताव, इसलिए कहा गया कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या रहेगा, कि क्यों हम संविधान बना रहे हैं, यानी संविधान की मूल भावना, संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं का परिचय इसमें होता है, दर्शन है ये पूरे संविधान का। जब भी सुप्रीम कोर्ट को किसी भी संवैधानिक प्रश्न उसके सामने आता है, उसकी व्याख्या करने का जो आधार है वो हमारी प्रस्तावना ही है, और इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रस्तावना से प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस बनते हैं और मेंस के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और अभी जो पिछले कुछ एग्जाम्स हैं उनमें ट्रेंड्स में ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने रखा था, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उद्देश्य का एसआर बोम्मई जो केस था 1994 में, उसमें इसको उद्देश्य का कहा गया था। तब से हम प्रस्तावना और उद्देश्य का दोनों कीवर्ड्स है। ये प्रस्तावना कब स्वीकार किया गया पूर्णतः? 22 जनवरी 1947 को। अब हम इसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले संविधान स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रस्तावना से स्टार्ट होता है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, या इसका हिस्सा है या नहीं, इसको लेके भी डिबेट हुई थी। तो हम उसी को थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, संविधान का भाग है या नहीं। तो पहला केस था बेरोजगारीवाद। पहला जो 1960 में पहली बार 143 आर्टिकल का राष्ट्रपति ने उपयोग किया था। 143 कहता है राष्ट्रपति सलाह ले सकेगा किससे? सुप्रीम कोर्ट से। तो बेरोजगारी केस में 8 जजों की पीठ बैठी थी। उसमें जो बेरोजगारी, जो पाकिस्तान से विवाद था एक छोटी सी जगह को लेकर के सर क्रीक के पास, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रस्तावना का भी प्रश्न आया कि प्रस्तावना भाग है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा तथ्यागत अध्ययन नहीं किया था उस समय, तो उन गलतियों की वजह से उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो यदि यहाँ पे यही फैक्ट है, बेरोजगारीवाद में संविधान का भाग प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया गया था। इसे कहा गया था कि ये एकदम इससे अलग है, तो इसमें संशोधन की भी कोई गुंजाइश नहीं है, जब इसका संविधान का भाग है ही नहीं। फिर जो बड़ा केस आता है, जो जिसको सब जानते हैं, कोई भी पॉलिटी लॉ का विद्यार्थी है, इस केस के बिना आगे, इस केस के एग्जाम्पल के बिना कोई भी मेंस का आंसर नहीं लिखता है। ये जो क्वेश्चन है केशवानंद भारतीवाद 1973, जो अभी भी 50 साल पूरे हुए थे पिछले महीने में 24 अप्रैल को। इस केस की महत्ता है क्योंकि आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ इसमें बैठी थी 13 जजों की। उस समय सुप्रीम कोर्ट में सदस्य भी 13 ही थे। सभी इस निर्णय को सुनाने के लिए बैठे थे, और इसमें निर्णय में 7:6 से यह निर्णय पास हुआ था, बहुत ही बारीक मामूली बहुमत से। इस निर्णय में क्या कहा गया कि प्रस्तावना बिल्कुल संविधान का भाग है, क्योंकि प्रस्तावना के बिना संविधान अधूरा है। संविधान का दर्शन होता है, संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं का ये परिचय होता है इसमें। तो इन्होंने कहा कि जब भाग है तो संशोधन भी हो सकता है। संशोधन कैसे हो सकता है? अब आपको पता होगी उसमें साफ साफ कहा था कि अनुच्छेद 368 वही संविधान के संशोधन को लेकर ही ये केस सामने आया था। तो इसमें कहा गया था कि आप संविधान में संसद कहीं भी संशोधन कर सकती है, बट मूल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत इस वाद से, इस निर्णय से निकल कर आया था। तो उन्होंने कहा कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है, तो आप इसमें संशोधन वहीं तक कर सकते हो जब तक इसके मूल ढांचे से छेड़छाड़ ना हो। तो संशोधन हो सकता है। इसी के साथ एक और क्लियर हो जाता है फंड। क्या क्लियर होता है? एक, ये न्यायिक है या गैर न्यायिक। 2021 की प्रीलिम्स आईएएस में ये क्वेश्चन आया था। तो इतना तो सबको पता था कि भाग है, लेकिन उसमें आगे था जो विधिक इसको अधिकार है या नहीं।
विधिक अधिकार से मतलब वही था कि न्यायिक है या नहीं, वाद योग्य है नहीं। डीपीएसपी के समान ही प्रस्तावना में भी कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये प्रस्तावना के कोई भी प्रस्तावना का उल्लंघन कर रहा है या इसको लेकर के, यानी ये वाद योग्य नहीं है। सीधी सी बात ये याद रखनी है। अब उसके वर्ड चेंज होते रहते हैं, गैर न्यायिक है या न्यायिक है, तो हम क्या कहेंगे, गैर न्यायिक है। विधिक है नहीं है तो विधिक नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब संशोधन हो सकता है तो 42वां संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, एक के बाद एक उसमें काफी सारे संशोधन किए गए थे, उसे मिनी संविधान ही कहा गया, नाम दिया गया, 1976 में हुआ था। उस संशोधन में क्या किया गया था, प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन हुआ है, सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसमें 3 शब्द इस प्रस्तावना में जोड़े गए थे, कुछ भी हटाया या कम कुछ नहीं किया गया था, जोड़े गए थे, जो कि उस मूल ढांचे के खिलाफ नहीं थे। इसमें 3 शब्द कौन से जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। बस इतना याद रखें, इनका विस्तृत वर्णन हम आगे करेंगे, जो ये क्योंकि हमारे कीवर्ड्स में भी शामिल होंगे तो दोहरा हो जाएगा। मोस्टली कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं प्रीलिम्स में कि इनको उसको कहा किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, इसके अलावा किसी ने क्या कहा है ऐसे तो बहुत कुछ कहते हैं। सबसे पहला आता है संविधान की आत्मा किसने कहा है। अब ऐसे तो कहने को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन जहाँ पे नाम आता है किसी का तो ठाकुर दास भार्गव जी थे, जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे और फिर लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने इसे संविधान की कुंजी भी कहा, संविधान का आभूषण या गहना भी कहा और संविधान की आत्मा भी कहा। यहाँ पर यह कन्फ्यूजन नहीं होना है कि संविधान की आत्मा जो है, मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, तो उन्होंने तो मूल अधिकारों के संदर्भ में कहा था कि आर्टिकल जो 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत कोर्ट जा सकता है कोई भी व्यक्ति, वो अंबेडकर ने उसको मूल अधिकार को कहा था। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा, तो ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा था। ठाकुर जी ने ठाकुर दास भार्गव, तो आत्मा कुंजी आभूषण, तीन ही बार ये, कोई इन तीनों में से कुछ भी रिपीट होके आए तो आपको ठाकुर जी का नाम याद हो जाना चाहिए। फिर इसको होरोस्कोप कह दो, जन्म कुंडली कह दो या भविष्यफल कह दो, तीनों एक ही वर्ड है। ये किन्होंने कहा था, के एम मुंशी जी ने। के एम मुंशी जी कौन थे, जो कार्य संचालन समिति संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान सभा में जो समितियां बनी थी उसमें कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। फिर इसके बाद आता है कि दीर्घकालिक सपनों का विचार। दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा था, सर कृष्ण, जो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऐसे नाम था, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। और ऐसे इसमें भी दीर्घकालिक सपनों का विचार, तो उस हिसाब से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, जो आप ऑप्शंस देख के आराम से इसको रख सकते हो कि इस तरह का ये है। संविधान का कुंजी नोट किसने कहा, उन्हीं व्यक्ति ने कहा जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी बुक लिखी थी। ये अंग्रेज थे, लॉ के विद्यार्थी थे और लॉ ही इन्होंने, ये वकील भी थे और अंग्रेज भी थे। इन्होंने उस समय हमारी प्रस्तावना की काफ़ी प्रशंसा की थी इस पुस्तक के अंदर, और इसे क्या कहा था, संविधान का कुंजी नोट। तो अब कुंजी किसने कहा था, ठाकुर जी ने, और कुंजी नोट किसने कहा, ये कहा था अर्नेस्ट बार्कर ने। तो ये थे हमारे, किन्होंने क्या कहा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था आत्मा कुंजी या फिर गहना, होरोस्कोप और जन्म कुंडली, या फिर जो इसको बोलते भविष्यफल भी बोल सकते हैं, वो इन्होंने कहा था के एम मुंशी जी ने। और फिर उसके बाद दीर्घकालिक सपनों का विचार अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो भी नाम है। फिर अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा था, कुंजी नोट कहा था इसको। किसमें कहा था, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस थ्योरी, जो भी बुक इन्होंने लिखी थी। उसके अलावा फिर एक बचते हैं एन ए पालकी वाला, जो सबसे फेमस वकील थे हमारे उस टाइम के, उन्होंने क्या कहा, इसे आइडेंटिटी कार्ड कहा था, संविधान का परिचय पत्र कहा था। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा शुरू करते हैं प्रस्तावना का जो मेन टॉपिक है, जिससे कोई भी मेंस का क्वेश्चन हो या कोई भी प्रीलिम्स का, हम कोई भी क्वेश्चन हमसे आज के बाद गलत नहीं होगा। हम जो इस टॉपिक को पढ़ेंगे, पूरी प्रस्तावना हमारी शुरू होती है, इस हिसाब से पढ़ेंगे कि इसमें हमें प्रस्तावना की कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, प्रस्तावना की उपयोगिता, महत्व, या प्रस्तावना का क्या मकसद क्या था, तो वो हम सारे क्वेश्चन इसमें सिमट जाएंगे उस हिसाब से। तो सबसे पहले महत्व वगैरह में क्या लिखते हैं कि इसके 4 मूल तत्व भी अगर पूछ ले तो वो मूल तत्व में साथ लेके चल रहा हूँ, उनको आप महत्व में भी डाल सकते हो, उपयोगिता में डाल सकते हो। तो ये कीवर्ड्स होंगे जो हम इधर रखेंगे, और जो मेन हेडिंग होगा वो होगा मूल तत्व क्या है संविधान के। तो संविधान का स्रोत किस में छिपा है, प्रस्तावना की जो स्टार्टिंग लाइन है, वाक्यांश है पहला, वो है हम भारत के लोग। भारत के लोग में क्या है कि संविधान का स्रोत कौन है, इससे क्या पता चलता है, संविधान का स्रोत कौन है, जनता। कौन है, जनता। और इससे दूसरी चीज क्या मालूम चलती है कि संविधान का
जो भी हमारे देश में सबसे शीर्ष पे कौन है, शीर्ष कौन है, यानी सबसे सर्वोच्च कौन है हमारे देश में, राष्ट्र में, तो सर्वोच्च कौन है, वो भी जनता ही है। ये दो चीजें हमें इससे हम भारत के लोग से पता चलती है। तो इससे संविधान का स्रोत पता चलता है, संविधान कहाँ से निकला, किन्होंने बनाया, वो सब हम भारत के लोग ही थे। उसके सोर्स कौन था, वो सब भारत के लोग ही है, जनता ही है, हम भारत के लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन कि इसकी प्रकृति या स्वरूप क्या है। जो हमारी शासन प्रणाली की प्रकृति है, हमारे राष्ट्र का जो राष्ट्र की प्रकृति है, शासन प्रणाली का स्वरूप है, वो क्या है, तो उसके अंडर में जो हम पढ़ेंगे। अब हमारे कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं। पहला कीवर्ड था हम भारत के लोग में लोग। दूसरा कीवर्ड क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसको संप्रभु भी बोलते हैं शॉर्ट में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, पहला कीवर्ड। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब है संप्रभु। संप्रभु का क्या मतलब होता है, संप्रभु का मतलब होता है कि जो हम कोई भी आंतरिक मामला हो, राजनीतिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार का सामाजिक, या फिर कोई भी बाह्य यानी इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में कोई भी मामला हो, किसी सीमा को ग्रहण करना, विदेशी राज्य को हमारे देश में मिलाना, या फिर हमारे हिस्से को किसी को देना, इस सब के लिए निर्णय के लिए किसी की दखल हमारे नहीं है कि हम किसी से प्रभावित नहीं है। उसके लिए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारी सरकार है, वो सक्षम है और वही निर्णय लेती है। हम किसी से बाह्य दबाव से प्रभावित नहीं है। IR में क्या होगा कि हम किसे मित्र बनाना है, किससे हमें दुश्मनी रखनी है और किससे हमें संधि करनी है, ये सब निर्णय लेने में हमारे ऊपर किसी बाहरी व्यक्ति का या बाहरी राष्ट्र का, किसी शक्तिशाली राष्ट्र का कोई दबाव नहीं है। हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए, डिसीजन करने के लिए। ये मतलब होता है संप्रभु का, चाहे घरेलू हो यानी आंतरिक हो, डोमेस्टिक हो, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, शायद एक बार आ भी चुका है किसी मेंस एग्जाम में, कि जब कुछ लोगों ने भी आरोप लगाया था, उस समय भी विवाद हुए थे कि आप संपूर्ण, एक तरफ तो कह रहे हो कि संप्रभु है राष्ट्र, और दूसरी तरफ आप राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले लिया आपने, जो गुलामी का प्रतीक है, यानी कि आप ब्रिटेन को अभी भी मेन मुखिया मानते हो, और दूसरी तरफ आप संयुक्त राष्ट्र संघ का भी तो प्रभाव है, आप निर्णय लेते हो कोई भी, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का भी तो प्रभाव होता है। जैसे आज के टाइम में देखें, जलवायु परिवर्तन में कितना प्रभाव होता है। तो उस समय भी नेहरू जी ने वो जवाब दिया था, और आज भी वही जवाब जो आज के वर्तमान में भी प्रासंगिक है, वो यही है कि ये हमने स्वेच्छा से किया था। राष्ट्रमंडल में रहने के हमारे कुछ उससे हमें बेनिफिट ही है, नुकसान तो कोई है नहीं। जिस दिन नुकसान लगेगा तो हमारे ऊपर कोई उसके निर्णय बाध्यकारी नहीं है, तो हम उसकी बाध्यता नहीं है हमारे ऊपर, हम उसका स्वेच्छा से हमने ग्रहण किया है उसकी सदस्यता, तो हम स्वेच्छा से कभी भी उसकी जो सदस्यता है वो त्याग सकते हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो इसका मतलब हम संप्रभु हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो संगठन के संस्थापकों में से हम एक हैं, तो वो संगठन जब तक हमारे जो इसके देश हैं उनकी पूर्ति करता रहेगा, तब तक हम उसके साथ हैं। हम उसमें, वो हमारे पर कोई निर्णय थोप रहा नहीं है, हम खुद अपनी स्वेच्छा से। इसीलिए INDC जो आए थे जलवायु परिवर्तन के संबंध में, तो वो थे कि इच्छित योगदान, यानी हम खुद से मांगे गए थे राष्ट्रों से कि आप इसमें क्या योगदान करना चाहते हो, तो वही हमने किया था। तो किसी भी तरह का कोई दबाव इसको नहीं मान सकते। तो ये संप्रभु, ये पहला कीवर्ड हो गया, इसको संप्रभु याद रख सकते हो या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद आता है समाजवादी। समाजवादी जो 42 संविधान संशोधन में वर्ड जोड़ा गया था। अब समाजवादी वैसे आज के वर्तमान में ये अप्रासंगिक शब्द है, क्योंकि 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए उसके बाद समाजवाद हमारे देश में लगभग नगण्य मात्रा में मौजूद है। लेकिन फिर भी हम जो ये समाजवाद है, एक होता है साम्यवादी समाजवाद जो रूस में देखने को मिलता है, चाइना में भी देखने को मिलता है, और एक तरफ है जो हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसको नेहरू जिसके विचारक थे उनकी और गांधीवाद की तरफ झुकता हुआ है। वैसे देखा जाए तो कार्ल मार्क्स का और गांधीवाद का मिश्रण है, लेकिन ज़्यादा झुकाव गांधीवाद की तरफ है। तो इसे नेहरू समाजवाद, गांधीयन समाजवाद या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। इसमें स्पेशलिटी क्या है, साम्यवादी में क्या होता है कि निजी संपत्ति का अधिकार ही नहीं है किसी को, लेकिन हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है कि निजी क्षेत्र भी साथ में चले और सार्वजनिक क्षेत्र भी रहे, दोनों एक साथ सहअस्तित्व में यानी सब एक दूसरे के साथ देते हुए चले, तो दोनों क्षेत्र मौजूद हैं हमारे इसमें। ये सबसे मुख्य बात है हमारे लोकतांत्रिक समाजवाद की। फिर आते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, इसको कई जगह धर्मनिरपेक्ष भी लिखा जाता है, इसका अंग्रेजी वर्ड है सेक्युलर। तो इससे धर्मनिरपेक्ष से ज़्यादा उचित रहता है पंथ निरपेक्ष वर्ड यूज करना। क्यों रहता है, धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड है वो पश्चिमीकरण है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, जहाँ पे ईसाई धर्म का प्रभाव था, उनसे प्रभावित है वो धर्मनिरपेक्ष। उसमें क्या अंतर है, वहाँ से हमारा जो भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष इसलिए बोलते हैं कि भारत में कोई धर्म से ज़्यादा पंथ को ज़्यादा विशेषता है, क्योंकि जैसे एक सनातन धर्म है,
उसमें काफ़ी सारे पंथ देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली पंथ निरपेक्षता कहना उचित है, बाकी ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष ना हो। लेकिन फिर भी अंतर देख लेते हैं एक शॉर्ट में कि जो पश्चिम वाला धर्मनिरपेक्षता है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। तो उसमें सबसे मेन अंतर है कि वहाँ पे जो धर्म है, रिलीजियन, और जो शासन प्रणाली है, गवर्नमेंट, वो एकदम अलग है। यानी वो अलगाव, उनमें अलगाववाद देखने को मिलता है। वो एक दूसरे के प्रति तटस्थ रहते हैं, वो एक दूसरे के प्रति तटस्थ रहते हैं। और हमारे देश में क्या है, हमारे जो भारत में क्या है, इंडिया में जो धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, वो क्या कहता है, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, ये वाली भावना, ये अंतर है। यानी हमें अलगाववाद ना होकर क्या होता है कि सभी धर्म जो हैं वो उनके प्रति हमारी जो सरकार है वो समान भावना रखेगी सभी धर्मों के लिए। क्यों? इसीलिए हमारे मूल अधिकार में धर्म की समता दी गई है, 25 से अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। वो इसीलिए दी गई है कि सभी धर्मों के लोगों को पनपने का पूरा अधिकार है, सभी धर्मों को अपने विचार की उनका प्रचार करने की, उनके जो भी उनके मान्यताएं हैं उनका प्रचार करने की, ट्रस्ट बनाने की, ये सब संभावनाएं, मंदिर बनाना चाहे, कोई मस्जिद बनाना चाहे, ये सब उनको मूल अधिकार उनका है। बिल्कुल। तो सर्वधर्म समभाव से मतलब ये है कि सभी धर्मों के प्रति समान भावना रखना, ये हमारे राष्ट्र का मुख्य धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर या पंथ निरपेक्षता का भाव है। जैसे मान लीजिए ईद पे भी छुट्टी होती है तो दीपावली पे भी छुट्टी होती है। कुंभ को यदि कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है तो कि उनको मक्का मदीना की यात्राएं भी करवाई जा रही है। तो इस तरह से बैलेंस रखने की कोशिश करती है। वर्तमान में देखा जाए तो अलग बात है, उसकी हम चर्चा यहाँ पे राजनीतिक की चर्चा ना करके हमें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव सोचना है। उस पर तो चर्चाएं आपको वैसे भी बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब पे देखने को। और यूट्यूब पे क्या आप डेली खुद ही एनालाइज करने में सक्षम हो यदि आप एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो कि आज के समय में हम कहाँ जा रहे हैं। धर्म के नाम पे ही सब सारे सरकारें जो भी है, चुनाव का मुद्दा ही धर्म हो गया है इनडायरेक्टली। खैर वो छोड़ के हम हमारे वापस पहलू पे आते हैं। तो ये थी धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष, सेक्युलरिज्म, इसको याद रख लो और भी बेटर है। फिर आते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र की डेमोक्रेसी, आप सब वाकई वो लिंकन जी की परिभाषा सबसे बेस्ट और शॉर्ट स्वीट है, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। तो यहाँ पे लोकतंत्रात्मक शैली है। अच्छा, लोकतंत्र में आपको पता होगा दो तरह के लोकतंत्र होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होता है, जनता ही पहल करती है कोई कानून की, जनता ही पास करती है, वो सब काम होते हैं। तो वो इंडिया की जनसंख्या को देखते हुए वो सक्षम नहीं था। हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है हमारे देश में, यानी चुने हुए जनता चुनती है प्रतिनिधि को और वो प्रतिनिधि सरकार शासन करते हैं, वो सरकार बनाते हैं, वही शासन चलाते हैं। तो लोकतंत्रात्मक प्रणाली है, संसदीय स्वरूप है हमारा। कैसा है? संसदीय व्यवस्था है। अच्छा, इसमें लोकतंत्र में भी जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें भी दो प्रकार की होती है। एक तो राष्ट्रपति शासन, मुख्य शासक होता है। हमारे देश में संसद मुख्य है, यानी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री मुखिया, वास्तविक मुखिया होता है। और अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति है। तो ये दो तरह की प्रणाली होती है। लेकिन हमारे ब्रिटेन से ज़्यादा प्रभाव था, हम इसके काफ़ी करीब थे। इसे हमने काफ़ी करीब से हमारे लोगों ने देखा था, क्योंकि ब्रिटेन ने हम पर काफ़ी सालों तक राज किया था। तो हमने काफ़ी सारे अधिनियम वगैरह आए थे, तो हम इसके नज़दीक थे, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रही। तो इसीलिए हमने संसदीय व्यवस्था को अपना लिया था। गणराज्य, अगला कीवर्ड है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने। तो गणराज्य से क्या अर्थ है? गणतंत्र, रिपब्लिक जो है। गणराज्य से मतलब सबसे मेन ये होता है कि जो भी राष्ट्र का मुखिया है, शीर्ष पद है, यानी जैसे हमारे भारत की बात करें तो राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत ना हो। वो कैसे? हर बार 5 साल से चुने जाते हैं, तो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित जो होता है राष्ट्र का मुखिया, राष्ट्र अध्यक्ष, वो प्रणाली कौन सी कहलाती है? गणतंत्र प्रणाली। अब ब्रिटेन से अपन तुलना करें, याद कैसे रखें? तो भाई ब्रिटेन में राजशाही व्यवस्था है। कौन सा लोकतंत्र है वहाँ पे? राजशाही लोकतंत्र है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे वंशानुगत जो चला रहा है, एक ही परिवार है, उसके जो राजा रानी है वही मुखिया होते हैं वहाँ के, जैसे अपने भारत में राष्ट्रपति होते हैं। इसलिए वहाँ की प्रणाली को लोकतंत्र तो है, लेकिन वो राजशाही लोकतंत्र है। और हमारे भारत में कौन सा है? गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। और यही हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था। तो ये, और दूसरा गणराज्य में आप जैसे मान लो बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप ये भी जोड़ सकते हो कि विशेष वर्ग की अनुपस्थिति होती है, कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, ऐसा गणतंत्र में नहीं होता है। जैसे ब्रिटेन में है अभी भी कुछ विशेष, जो उच्च सदन बोलते हैं, उसमें इसी तरह के सदस्यों का चुनाव होता है। शाही परिवार के कुछ लोगों की सीटें फिक्स वहाँ पे निश्चित होती हैं। हमारे एंग्लो इंडियन की थी जो सीटें लोकसभा में, 2 सीटें, वो भी हम, जो अभी वर्तमान सरकार है उसने वो वाला प्रावधान भी खत्म कर दिया है। तो हमारे कोई भी विशेषाधिकार वर्ग की कोई उपस्थिति देखने को नहीं मिलती, इसलिए हम गणतंत्र हैं। तो ये कीवर्ड थे। एक बार यहाँ तक का कर लेते हैं। इससे पहले कौन सा था? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हमारे कीवर्ड हो गए
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इनको याद रखने में कोई परेशानी नहीं है। इसका एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो ये हमारे आसानी से माइंड में बैठ जाएंगे। इनके मतलब सबको आपको समझा दिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है, उसी में चल रहे हैं, किसमें, उद्देश्य। जो प्रकृति है अभी, उसके बाद आते हैं हम उद्देश्यों में, कि हमारे संविधान का प्रकृति हो गया, उसमें जो कीवर्ड थे वो 4 या 5 कीवर्ड थे, संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये 5 कीवर्ड्स किसमें थे, जो शासन की या सरकार की प्रकृति बताते हैं या उसका स्वरूप बताते हैं। जो मूल तत्व दूसरा था वो था स्वरूप या प्रकृति। पहला था संविधान का स्रोत, कौन है, हम भारत के लोग यानी जनता। अब तीसरा आता है उद्देश्य। संविधान निर्माताओं के उद्देश्य बोल दो या फिर संविधान के उद्देश्य क्या थे। तो वो उद्देश्य, ये तीसरा मूल तत्व है। कौन सा मूल तत्व है उद्देश्य, ये कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड है जो नीचे लिखे हुए हैं येलो अक्षर में। अब उद्देश्य क्या थे, तो भाई उससे पहले था कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके नागरिकों को क्या, अब आगे आता है कीवर्ड, अगले स्टार्ट होते हैं। न्याय, क्या प्रत्येक नागरिक को क्या मिलना चाहिए, न्याय की स्थापना होनी चाहिए राष्ट्र में। कौन सा न्याय, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। सामाजिक, आर्थिक, क्रम भी इनका यही है, और राजनीतिक। तो सामाजिक न्याय की भी स्थापना होनी चाहिए, राजनीतिक न्याय की भी स्थापना होनी चाहिए, और आर्थिक न्याय की भी स्थापना होनी चाहिए। तो ये तीनों न्याय की स्थापना होगी तभी वास्तविक न्याय हमें प्राप्त होगा, हमारे नागरिकों को प्राप्त होगा। तो ये न्याय में 3 वर्ड याद रखने, कौन कौन से न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर दूसरा कीवर्ड आता है स्वतंत्रता। और किसकी स्थापना, क्या उद्देश्य था भाई, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए सबको। स्वतंत्रता कौन सी, इसमें कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन किया गया, 5 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया, बताया गया है। हम देखेंगे उन 5 स्वतंत्रताओं कैसे याद रखें, कैसे इसको, जैसे मान लीजिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रम में भी याद रखना चाहो तो ऐसे यार, सर बोल दो, सिर बोल दो, सर बोल दो, सार बोल दो, इस तरह से याद रख सकते हो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। फिर आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में क्या है, यहाँ पे जो बात की गई है विचार की, और इस पे तो शायद हर बार रिपीट भी हो रहा है, अभी भी लास्ट प्री में भी क्वेश्चन आए थे, विचार की, अभिव्यक्ति की, इसके बाद विश्वास की, फिर उसके बाद धर्म की, और उसके बाद उपासना की। अब स्वतंत्रता में याद है कीवर्ड, स्वतंत्रता में हमें ऐसे ही, स्वतंत्रता में हमें क्या याद रखना है, जैसे मान लो कुछ भी बना लो, लास्ट में है DU, धर्म उपासना, शुरू में है VAV, वाव, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वाव DU, कुछ भी बना के शॉर्ट फॉर्म, या फिर इंग्लिश में हो तो आप इसका इंग्लिश वर्जन की पहली स्पेलिंग याद रख सकते हो। तो वो अपने विचार से, बाकी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यही स्वतंत्रता हमें मूल अधिकारों में भी याद करनी पड़ती है। मूल अधिकारों में यदि बात करें न्याय की, तो इसका भाई संविधान में और कहाँ वर्णन है, तो न्याय का वर्णन कहाँ पे, DPSP नीति निर्देशक तत्वों में भी वर्णन है। कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 38 में, 38 में। ऐसे स्वतंत्रता का कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 19 के क्लोज 1 में 6 स्वतंत्रताएं हैं। उनमें सबसे पहली स्वतंत्रता जो है विचार और जो पहली स्वतंत्रता है वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी भाषण या बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है। यहाँ पे उसके उल्टा थोड़ा सा क्या है, विचार की स्वतंत्रता है, यहाँ पे ओपिनियन की। अभिव्यक्ति की सेम है जो मूल अधिकार में है, ठीक है। इसके बाद विश्वास, धर्म और उपासना, ये तीनों वर्ड अलग है और ये मूल अधिकार वाले हैं। मूल अधिकारों के इसमें भी स्वतंत्रता कहाँ दी गई है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में दी गई है। धर्म की, उपासना की और विश्वास की, अपने के कौन सा भी मान सकते हैं धर्म, उसकी स्वतंत्रता है सभी को। तो ये 5 स्वतंत्रताएं किसमें थी, प्रस्तावना में आती हैं। ये इनकी स्थापना हमें करनी है, ये उनका उद्देश्य था। फिर आता है अगला वर्ड समता। समता में क्या है भाई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, किसकी, इक्वलिटी है। ये यहाँ पे इक्विटी नहीं है, कौन सी क्या है, इक्वलिटी। तो इसको हिंदी में समता ही लिखा गया है संविधानविदों ने। तो कौन सी समता, किसकी स्थापना करनी है, 2 प्रकार की समताएं हैं। कौन सी है, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा से मतलब है स्टेटस, सभी को अपना जैसा भी स्टेटस है उसका मतलब, लगभग कहने का मतलब ये है कि आय, और वही समाजवादी उद्देश्य यहाँ से जाहिर होता है कि आय की और जीवन स्तर की जो
विषमताएं हैं उनको कम से कम करना है, सभी लोगों का स्टेटस बराबर हो, लेकिन एक एक्चुअल में होना बहुत मुश्किल है। और आय का सभी को आय के स्रोत, सब में आय का वितरण समान रूप से हो। तो ये प्योर समाजवादी कंसेप्ट है। और अवसर सभी को आगे बढ़ने के समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिले, इसीलिए यहीं से निकल के आता है आरक्षण का प्रावधान, जिसने आज पूरे देश में उस आरक्षण की आग में उबल रहा है। जगह जगह नई नई डिमांड्स हो रही हैं, 50% का क्रॉस कर चुका है। खैर वो चीज़ें कभी डिस्कस करेंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समता हमें याद रखना है, ये संविधान उसमें प्रस्तावना में लिखा हुआ है साफ साफ। तो कीवर्ड है समता, इससे हमें कौन सी दो समताएं, कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला कीवर्ड है बंधुता। बंधुता से मतलब है किस प्रकार की बंधुता, यानी भाईचारा, भ्रातृत्व की भावना, सब में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। वो कैसे, क्या स्थापित करने के लिए होनी चाहिए, गरिमा की स्थापना, और राष्ट्र में क्या, एकता व अखंडता। ये तीसरा वर्ड आ गया अखंडता, जो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा था, ये यहाँ पे जोड़ा था राष्ट्र की एकता के साथ में। और ज़्यादा अखंडता को इसलिए क्योंकि अलग अलग राज्यों की डिमांड कुछ ज़्यादा हो रही थी। जो संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में, कैसा प्रदेश है कि जिसको संघीय व्यवस्था कहा गया है, फेडरल सिस्टम नहीं है वो, तो यूनियन ऑफ इंडिया उसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि मतलब उनका गठन का वो नहीं है कि जो जितने भी राज्य हैं उनकी मर्जी से वो गठित होकर नहीं बनाया उन्होंने संघ। ये एक पार्ट है, वो अलग होने का उनको अधिकार नहीं है किसी भी राज्य को अपने संघ से, ये इसलिए यूनियन ऑफ इंडिया लिखा गया है। तो गरिमा और राष्ट्र में एकता, गरिमा से मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान है। और हमें ये प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी है कि मतलब जो भी हमारी राष्ट्र का एक नागरिक है, कोई भी व्यक्ति हो, पद उसका छोटा बड़ा हो सकता है, उस जगह आप जो भी प्रोफेशन में हो, प्रोफेशनल वे के अंदर आप उसको जो भी अभिवादन के जो एथिक्स कहते हैं, आपके रूल ऑफ कंडक्ट्स कहते हैं, वो आप फॉलो करो। लेकिन जो सम्मान है आंतरिक रूप से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान होता है, उसके अंदर भी एक आत्मा है, उस आत्मा का सम्मान होता है। कई जगह हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आधा ऐसा मिल ही जाता है, वो बोलता है बेटो है, एक तो इस तरह से बोलता है, और एक किसी को भी हेलो प्लीज, वो भी सम्मान का हकदार है। क्या पता वो कल को क्या बने या नहीं बने, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो उस जगह पे वेटर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निम्न दर्जा हो गया। तो ये संस्कृति, ये कल्चर किससे आता है कि जो हमारे पारिवारिक संस्कार होते हैं उनका महत्व होता है। परिवार पहली पाठशाला होती है, फिर जो हमारी सोसाइटी है उस पर उसका भी फर्क पड़ता है। तो ये चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहे जो किसी भी पद पे, एक जो हरिजन है उसका पैसा है, इसीलिए गांधी जी कहते थे कि चाहे वकील हो चाहे नाई हो, उनका वेतन बराबर होना चाहिए। क्यों, वो इसी बात की कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी गरिमा है, शारीरिक और मेंटल मेहनत कर रहा है, वो उस लायक है तो कर रहा है, उसका प्रोफेशन है तो कर रहा है, उसमें दक्ष है तो कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें अंतर हो, उनकी तनख्वाह भी बराबर होनी चाहिए। वो इसीलिए कहा गया है कि तभी स्टेटस समान होगा। तो यहाँ पे गरिमा से मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान करना है, तभी, और तभी क्या होगी, बंधुता की भावना आएगी, तभी भाईचारे की भावना आएगी कि समान है हम सब, और राष्ट्र की एकता और अखंडता भी तभी बनी रहेगी। तो बंधुता किनसे आएगी, इन दो चीजों से आएगी। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, गरिमा, एकता व अखंडता। इसमें ये चीज और ध्यान रखना है, न्याय जो कंसेप्ट है ये कहां से लिया गया है, रूसी क्रांति से। कहां से लिया गया है, रूसी क्रांति से। हमारी प्रस्तावना कहां से ली गई है, यूएसए से। सबसे पहले संविधान लिखित इनका मिलता है देखने को, तो यूएसए से ली गई है। उसमें ज्यादा कुछ भाषा कहाँ से ली गई है, कनाडा से, कोई कुछ कहता है, उससे याद नहीं रखना है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि प्रारूप कहाँ से लिया गया है, तो वो हमें संयुक्त राज्य अमेरिका का याद रखना है। न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई, रूसी क्रांति कब, 1917 जो हुई थी। बाकी ये जो नेक्स्ट कीवर्ड्स हैं जो उद्देश्य के, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ठीक है, गरिमा और एकता, अखंडता, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, बंधुता तक भी याद रख लो आप, तो 3 वर्ड है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये कहाँ से लिए गए हैं तीनों, फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस क्रांति से लिए गए हैं, जो कब हुई थी, 1788 से 99। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। तो अभी तक के हमारे कीवर्ड क्या हो गए, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, और फिर उद्देश्य जो स्टार्ट हो जाते हैं, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता। ये हमारे कीवर्ड्स हो गए, 8 कीवर्ड्स हो गए अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे क्या लिखा हुआ है फिर आ जाता है कि दृढ़ संकल्पित होकर, इसके आगे क्या आता है, दृढ़ संकल्पित होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949, कब, 26 नवंबर 1949 को हम इससे क्या करते हैं, एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इस 26 नवंबर 1949 से क्या क्या पता चलता है हमें
कि संविधान के लागू होने की तिथि, ये चौथा तत्व भी है और इस प्रस्तावना का महत्व भी है, उपयोगिता भी है। इससे क्या पता चलती है? तिथि, कौन सी तिथि? संविधान के लागू होने की। अब आप एक बार ये कह सकते हो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था, सॉरी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब आप ये भी कह सकते हो कि हमारा संविधान तो लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 394 भी साफ साफ कहता है क्या कि 16 अनुच्छेद जो थे, 16 अनुच्छेद किस दिन लागू हो गए थे? इस डेट को, 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना को इसलिए सबसे आखिर में स्वीकार किया गया। तो उसी दिन क्या था? 26 नवंबर 1949 थी, तो आंशिक रूप से लागू हुआ, लेकिन वो उस दिन हमने दृढ़ संकल्पित होकर सोच लिया था कि ये हमारा संविधान कंप्लीट हो गया है, हम इसको क्या करते हैं, अब अंगीकृत करते हैं। अच्छा, इसके इन कीवर्ड्स की भी व्याख्या कर लेते हैं हम। अच्छा, नवंबर 1949 लागू करने की तिथि, संविधान के लागू होने की तिथि किससे पता चलती है? प्रस्तावना से ही पता चलती है। अब इसका एक क्वेश्चन और बन जाता है प्रीलिम्स के हिसाब से देखा जाए तो, कि जो हमारा भारतीय कैलेंडर है, विक्रम संवत जो है, उसके अनुसार क्या तिथि होती है, तो वो भी उसमें लिखी हुई है प्रस्तावना में स्पेशली, इसलिए हमें याद रखना आवश्यक है कि माघ शीर्ष, माघ बोल दो या जैसे नॉर्मल भाषा में माघ बोलते हैं उसको, माघ शीर्ष की शुक्ल सप्तमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, और संवत कौन सा हो जाएगा, सन कौन सी हो जाएगी? 57 में 57 जोड़ दो, 2006। तो ये डेट हो गई। अब जो आखिर के 3 वर्ड हैं, इनका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अंगीकृत यानी होता है अडॉप्ट करना। अंगीकृत यानी क्या होता है? अडॉप्ट करना। अडॉप्ट से मतलब हम इसको अपनाते हैं, इस संविधान को। कौन? हम कौन? वही हम भारत के लोग से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो शुरू का वाक्यांश था, उसका पूर्ति कौन सा वाक्य करता है? ये वाक्य करता है। तो प्रस्तावना वहां से शुरू होकर यही खत्म होती है सीधी, फुल स्टॉप बीच में नहीं है कहीं भी। तो ये किसको अंगीकृत, किसकी बात कर रहा है? हम भारत के लोग से के बाद हम सीधा इससे जोड़ते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? इसको अंगीकृत कर रहे हैं, हम अपना रहे हैं इसको। अधिनियमित यानी हमने बनाया इसको और लागू कर रहे हैं हम। और आत्मार्पित किस पर? स्वयं पर। हम स्वयं को अर्पित कर रहे हैं, यानी स्वयं को पर ही इसको लागू कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है। तो ये कोई खास कीवर्ड्स नहीं है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है। बाकी हमें अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी चाहे 20 नंबर का क्वेश्चन भी हो तो उतने कीवर्ड्स बहुत है, 10 कीवर्ड्स, और यही प्रस्तावना है। बाकी बीच में तो आप अगर कुछ वर्ड्स जो आते हैं भूल भी जाओ, या नागरिकों या कुछ को, तो वो तो आप अपना बना सकते हो। कोई भी चेक करने वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा पहले इन कीवर्ड्स को ही देखता है। आप इनको हाईलाइट करोगे तो ऑटोमेटिकली की पूरी प्रस्तावना आपको याद है। तो बताओ अभी तक इसमें कुछ अगर आगे, वैसे बस यही प्रस्तावना खत्म है। तो अब एक बार दोहरा लेते हैं। हम भारत के लोग, ये क्या है? संविधान का स्रोत है, मूल तत्व या उपयोगिता पूछे तो। हम भारत के लोग, जनता, लोग यानी जनता, जनता ही सबसे शीर्ष पर है, जनता ही संविधान का सोर्स है, स्रोत है। इसके बाद एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु, फिर उसके बाद समाजवाद या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये क्या थे? उसके स्वरूप थे, सरकार के स्वरूप थे। उस मूल तत्व जो था उसके अंदर में ये आते हैं 4 कीवर्ड या 5 कीवर्ड्स बोल सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं तो तीसरा तत्व आता है उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य क्या थे? तो उसमें क्या किया जाएगा? न्याय की स्थापना। न्याय कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों प्रकार के न्याय। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इससे पहले स्वतंत्रता आता है। स्वतंत्रता में कौन सी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है? कौन कौन सी? बोलो एक बार साथ में। सबसे पहले आती है विचार की, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ये 5 स्वतंत्रताएं हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बंधुता, चौथा जो कीवर्ड है। बंधुता किससे निश्चित होगी? बंधुता किससे निश्चित होगी? हमारे एक तो व्यक्ति की गरिमा का महत्व करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का, और दूसरा गरिमा के साथ में क्या? राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये सुनिश्चित होगी। तो ये संविधान के निर्माताओं के उद्देश्य भी पूरे होते हैं, और फिर उसमें जो कीवर्ड्स थे वो कीवर्ड्स भी हमारे पूरे हो जाते हैं। इसको हमने आत्मार्पित किया, अधिनियमित किया और अंगीकृत किया। वो कब किया? यदि सीधा तिथि पूछे तो 26 नवंबर 1949, और वैसे विक्रम संवत से पूछे तो माघ शीर्ष की शुक्ल सप्तमी को 2006 में ये लागू हो गया था। ये थी हमारी प्रस्तावना। तो बताइए क्या इस याद रहेगी या नहीं? तो अपने रिव्यू कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।